नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा क्लास पढ़ेंगे। इस क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वह वन लाइनर होंगे। इस क्लास में हम लोग समावेशी विकास, गरीबी, बेरोजगारी एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न बन रहे हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। यह क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चनों से है और यह क्लास SSC, बैंकिंग, रेलवे के साथ साथ जितने भी वनडे के एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है एवं सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को याद करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समावेशी विकास से क्या तात्पर्य है या समावेशी विकास किसे कहते हैं। तो समावेशी विकास का आशय आर्थिक विकास की एक ऐसी अवधारणा से है जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त हो सके, कोई भी वर्ग विकास से वंचित ना रहे। ऐसे विकास को समावेशी विकास की संज्ञा दी जाती है। अर्थात समावेशी विकास में उत्पादन समाज के हर व्यक्ति द्वारा किया जाए और उस उत्पादन को उपभोग भी समाज के हर व्यक्ति द्वारा किया जाए। तो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास हो रहा है, अर्थात उत्पादन और उपभोग में समाज के नीचे से नीचे तबके का योगदान हो रहा है। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम समावेशी विकास की बात किस संस्था ने की। तो सर्वप्रथम समावेशी विकास की बात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2007 में की। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक क्या था। तो तीव्र तथा समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था। 4 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन से क्या तात्पर्य है। तो निम्न आय वर्ग या कमजोर वर्ग समूह को जो सामान्यतः प्रचलित बैंकिंग प्रणाली से बैंकिंग सेवा का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं, उन कमजोर वर्गों को वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना वित्तीय समावेशन है। मतलब जो लोग किन्हीं कारणों से, जैसे घर से बैंक दूर है या अशिक्षित हैं या कोई अन्य कारण है, भीड़ भाड़ की वजह से या किसी भी कारण से अगर बैंक की सेवा लेने से वंचित रह जा रहे हैं तो उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन की धारणा किस वर्ष प्रचलन में आई। तो वित्तीय समावेशन की धारणा वर्ष 2005 और 6 में प्रचलन में आई थी। वित्तीय समावेशन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सी रंगराजन वित्तीय समावेशन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष थे। 8 नंबर क्वेश्चन, स्वाभिमान योजना या शाखा रहित बैंकिंग किस वर्ष लागू की गई। तो 10 फरवरी 2010 को स्वाभिमान योजना या शाखा रहित बैंकिंग लागू की गई। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, स्वाभिमान योजना का संबंध है। तो स्वाभिमान योजना का संबंध बैंकिंग या वित्तीय समावेशन से है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। 11 नंबर, प्रधानमंत्री जन धन योजना का संबंध है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का संबंध वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने से है। अगला क्वेश्चन, निर्धनता से क्या आशय है। तो निर्धनता का आशय उस सामाजिक आवश्यकता से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात समाज के वे लोग जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जो डेली आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को निर्धनता या निर्धन की श्रेणी में रखा जाएगा। 13 नंबर, विकासशील देशों में किस वर्ष सबसे पहले गरीबी मापी गई। तो विकासशील देशों में वर्ष 1990 में सबसे पहले गरीबी मापी गई थी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, आय गरीबी किसे कहते हैं। तो आय गरीबी जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं के वंचन से संबंधित होती है। जब कोई व्यक्ति आधारभूत आवश्यकताओं जैसे
रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित है तो उसे आय गरीबी कहते हैं। अगला 15 नंबर, मानव गरीबी किसे कहते हैं? मानव गरीबी एक ठीक ठाक जिंदगी जीने के वंचन से संबंधित है। अर्थात कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति एक ठीक ठाक जीवन नहीं जी रहा है तो उसे मानव गरीबी कहेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, सापेक्ष गरीबी से क्या तात्पर्य है? सापेक्ष गरीबी में विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता का स्तर पता लगाया जाता है। जब जनसंख्या के निचले 5 से 10% आय समूह की तुलना ऊपरी 5 से 10% आय समूह के साथ की जाती है तो उससे प्राप्त परिणाम सापेक्ष गरीबी कहलाते हैं। अर्थात इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये 1 से 5% ये जनसंख्या का सबसे निचला वर्ग है। 1 से 5% जनसंख्या का सबसे निचला वर्ग है या सबसे गरीब वर्ग है, और 95 से 100% यह जनसंख्या का सबसे ऊपरी वर्ग या सबसे अमीर वर्ग है। अगर इसकी तुलना इससे की जाए और इसकी तुलना इससे की जाए तो इससे प्राप्त परिणाम को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। मतलब ऊपरी जनसंख्या का जो सबसे गरीब तबका है और जो सबसे अमीर तबका है, इन दोनों की तुलना अगर एक साथ की जाए तो उससे क्या है, उससे प्राप्त परिणाम सापेक्ष गरीबी कहलाती है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, सापेक्ष गरीबी मापने के कितने तरीके हैं? तो सापेक्ष गरीबी मापने के 2 तरीके हैं, लारेंज वक्र और गिनी गुणांक। 18 नंबर, लारेंज वक्र को मैक्स वो लारेंज ने किस वर्ष विकसित किया? तो 18 नंबर में लारेंज वक्र को मैक्स वो लारेंज ने 1905 में विकसित किया। 19 नंबर, गिनी गुणांक किसने विकसित किया? तो कोरेडो गिनी ने 1912 में गिनी गुणांक विकसित किया। कोरेडो गिनी जो हैं इटली के अर्थशास्त्री थे। 20 नंबर, लारेंज वक्र के पूर्ण समता रेखा से दूर जाने पर क्या परिणाम होंगे? तो विषमता बढ़ेगी। लारेंज वक्र ऐसे बनेगा, ये समता रेखा है और कह रहा है कि लारेंज वक्र के पूर्ण समता रेखा से दूर जाने पर, तो इसे लारेंज वक्र समता रेखा से जितना ही दूर जाएगी तो इतना ही क्या होगा, विषमता बढ़ेगी। और अगर लारेंज वक्र समता रेखा के पास आएगी, बिल्कुल पास में आएगी, तो क्या होगा, विषमता घटेगी। तो अगला 21 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लारेंज वक्र से ही। लारेंज वक्र के पूर्ण समता रेखा के पास होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विषमता घटेगी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निरपेक्ष गरीबी क्या है? तो गरीबों की संख्या पता लगाने के लिए एक निश्चित अनुपात या मापदंड को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। इस मापदंड को गरीबी रेखा कहते हैं। अगला 23 नंबर, निरपेक्ष गरीबी मापने का तरीका है। तो निरपेक्ष गरीबी गरीबी रेखा से मापी जाती है। अगला 24 नंबर, गिनी गुणांक 0 होने पर पूर्ण समता या निरपेक्ष समता प्राप्त होगी, अर्थात कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय मिलेगी। अगला, गिनी गुणांक यदि 0 है तो क्या इसका तात्पर्य है? तो पूर्ण असमानता है, अर्थात निरपेक्ष विषमता है, कह सकते हैं एक ही व्यक्ति को पूरी आय प्राप्त होगी। अगला 26 नंबर, सेन का गरीबी सूचकांक गुणांक क्या बताता है? सेन का गरीबी सूचकांक गरीबों में गरीब बताता है। सेन के गरीबी गुणांक में गरीबों की आय को गरीबी रेखा में गिरावट को भारांकित करके मापा जाता है। गरीबों में गरीब क्या है, जैसे मान लेते हैं सेन ने एक गरीबी रेखा निर्धारण करने की बात कही और उन गरीबी रेखा में गरीबों में ही सबसे गरीब कौन है इसकी बात कही। मान लेते हैं जैसे 100 रुपये गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। अब 100 रुपये से ऊपर जो 101, 102 और 103 आय वर्ग वाले लोग हैं, यह अमीर कहे जाएंगे। लेकिन इसके नीचे जो 99, 98, 97, 96 और 95 आय वर्ग वाले लोग हैं, यह गरीब कहे जाएंगे और यह अमीर आय वर्ग के लोग कहे जाएंगे। अब इन आय वर्गों में इधर के जो लोग हैं, जैसे इनमें 96, 97, 98 और 99, इनमें सबसे गरीब कौन होगा, यह बात सेन ने कही। तो इसी प्रकार से सेन का गरीबी सूचकांक गुणांक क्या बताता है? गरीबों में गरीब है। ये 100 के नीचे जितने भी लोग हैं, 99, 98, 97, 96 सब गरीब हैं। तो सेन यही बताने का प्रयास कर रहे हैं इन गरीबों में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है।
अगला क्वेश्चन 27 नंबर, पावर्टी, इनइक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर A.K. सेन हैं। अगला 28 नंबर, नीलकांत, दांडेकर, B.M. रथ, B.S. मिन्हास, P.D. ओझा, प्रवर्धन, I.J. अहलूवालिया, S.P. गुप्ता, तेंदुलकर, C. रंगराजन अर्थशास्त्रियों के नाम जुड़े हैं। तो इन सब अर्थशास्त्रियों के नाम भारत में गरीबी मापन के साथ जुड़े हुए हैं। अगला 32 नंबर, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया? तो 1971 में दांडेकर एवं B.S. रथ द्वारा स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। 30 नंबर, रथ एवं दांडेकर ने गरीबी शहरी एवं ग्रामीण दोनों के लिए कितने कैलोरी को गरीबी निर्धारित की? तो 2500 कैलोरी शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। दंड एवं रथ ने गरीबी रेखा का निर्धारण किया। 31 नंबर, किस समिति की अनुशंसा पर पहली बार गरीबी निर्धारित करने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी निर्धारित की गई? तो वाई के अलग समिति 1979 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी निर्धारित की गई। अगला 32 नंबर, गरीबी आकलन के लिए लकड़वाला समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1993 में लकड़वाला समिति का गठन किया गया। 33 लकड़वाला समिति के सुझावों को किस पंचवर्षीय योजना में निर्धनता मापने के लिए स्वीकार किया गया? तो नवी पंचवर्षीय योजना में लकड़वाला समिति को निर्धनता मापने के लिए स्वीकार किया गया। 34 नंबर, किस समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न भिन्न निर्धनता रेखा निर्धारित की? तो लकड़वाला समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न भिन्न निर्धनता रेखा निर्धारित की। 35 नंबर, वाई के अलग समिति ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितने कैलोरी गरीबी रेखा निर्धारित की? तो शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी गरीबी रेखा का निर्धारण किया वाई के अलग समिति ने। अगला, वर्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग द्वारा वर्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। 37 नंबर, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड से क्या तात्पर्य है? URP में गरीबी रेखा निर्धारण है 30 दिन की रिकॉल अवधि में सभी उपभोग मदों के लिए उपभोक्ता व्यय संबंधी आंकड़े लिए जाते हैं। 38 नंबर, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड MRP से क्या तात्पर्य है? MRP में 5 गैर खाद्य मदों जैसे वस्त्र, जूता, चप्पल, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा तथा मेडिकल व्यय 365 दिन रिकॉल अवधि के व्यय संबंधी आंकड़े लिए जाते हैं। अगला 39 नंबर, तेंदुलकर पद्धति के अनुसार गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है। तो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला 40 नंबर, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु योजना आयोग द्वारा सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 2004 में। 41 नंबर, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 2009 में। अगला 42 नंबर, तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी मापन का आधार बनाया। तो जीवन निर्वाह लागत सूचकांक को तेंदुलकर ने गरीबी मापन का आधार बनाया। अगला 43 नंबर, NC सक्सेना समिति का संबंध है। तो ग्रामीण BPL जनगणना के संबंध में NC सक्सेना समिति का गठन किया गया। अगला 44, NC सक्सेना समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट दी? तो 2009 में NC सक्सेना समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। अगला 45 नंबर, हाशिम कमेटी का संबंध है। तो हाशिम कमेटी का संबंध शहरी गरीबी से है। 46 नंबर, तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 2011-12 में कितने प्रतिशत लोग गरीब थे? तो 21.9% लोग 2011-12 में गरीब थे। 47, रंगराजन कमेटी के अनुसार 2011 में कितने प्रतिशत लोग गरीब थे? तो रंगराजन कमेटी के अनुसार 29.5% लोग गरीब थे और तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9% लोग गरीब थे। अगला 48 नंबर, तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में निर्धनता रेखा निर्धारण हेतु उपभोग व्यय क्या था? तो शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा निर्धारण हेतु उपभोग व्यय 1000 रुपये प्रति माह या 33 रुपये प्रतिदिन रखा गया तथा ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति माह या 27 रुपये प्रतिदिन रखा गया था।
49 नंबर, तेंदुलकर कमेटी के अनुसार गरीबी प्रतिशत कितना था? तेंदुलकर कमेटी के अनुसार शहरी क्षेत्र में गरीबी प्रतिशत 13.7% था तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 25.7% थी। 50 नंबर क्वेश्चन, रंगराजन समिति 2011 निर्धारण उपभोग व्यय कितने रुपए प्रतिदिन या प्रतिमाह रखा गया? तो शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रतिमाह रखा गया, या कह सकते हैं 47 रुपये प्रतिदिन रखा गया, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये प्रतिमाह, या कह सकते हैं 32 रुपये प्रतिदिन रखा गया रंगराजन समिति ने गरीबी निर्धारण हेतु उपभोग व्यय। अगला 51 नंबर क्वेश्चन, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी प्रतिशत या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी प्रतिशत 30.9% था और शहरी क्षेत्रों में 26.4% था। 52 नंबर क्वेश्चन, 2011-12 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत निर्धनता सबसे ज़्यादा है? तो छत्तीसगढ़ में 47.9% सबसे ज़्यादा लोग गरीब हैं प्रतिशत के अनुसार, और मणिपुर में सेकेंड नंबर पर 46.7% लोग गरीब हैं। अगला 53 नंबर, 2011-12 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत निर्धनता सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6% लोग गरीब हैं, सबसे कम है। इसके बाद गोवा 6.3% लोग गरीब हैं। अगर केंद्र शासित राज्य को छोड़ दिया जाए तो सबसे कम गरीबी गोवा में है, और अगर केंद्र शासित को मिला लिया जाए तो सबसे ज़्यादा गरीबी केंद्र शासित प्रदेश में है। 54 नंबर, प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय वाला शीर्ष राज्य 2011-12 के अनुसार कौन है? तो दिल्ली है प्रति व्यक्ति प्रतिमाह सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला राज्य। 55 नंबर, प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय वाला न्यूनतम राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा प्रति व्यक्ति प्रतिमाह न्यूनतम उपभोग वाला राज्य है। 56 नंबर, विश्व बैंक ने गरीबी रेखा की कट ऑफ बढ़ाकर कितनी की है? तो 1.25 डॉलर से बढ़ाकर 1.9 डॉलर प्रतिदिन विश्व बैंक ने गरीबी रेखा की कट ऑफ कर दी है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.35 डॉलर प्रतिदिन गरीबी रेखा की कट ऑफ निश्चित की है। अगला 57 नंबर, बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक प्रस्तुत करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक प्रस्तुत करता है। अगला 58 नंबर, MIP के कितने आयाम हैं? MIP का मतलब बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक के कितने आयाम हैं? तो बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक के 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। लेकिन सूचकों की बात की जाए तो 10 सूचक हैं बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक के। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, नीति आयोग निर्धनता सूचकांक MPI 2021 में शामिल क्षेत्र एवं सूचकों की संख्या क्या है? तो 3 क्षेत्र एवं 12 सूचक नीति आयोग द्वारा निर्धनता आकलन के लिए निर्धारित किए गए थे। अगला 60 नंबर, MPI 2021 के अनुसार सबसे निर्धन राज्य कौन सा है? तो बहुआयामी निर्धनता 2021 के अनुसार सबसे निर्धन राज्य बिहार 51.91% बहुआयामी निर्धनता, इसके बाद झारखंड और इसके बाद उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। अगला 61 नंबर, बहुआयामी निर्धनता 2021 के अनुसार सबसे कम निर्धन राज्य केरल है, जहां 0.71% लोग बहुआयामी निर्धनता के अंतर्गत आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। 63 नंबर क्वेश्चन, बेरोजगारी क्या है? तो उत्पादन कार्य में न लगा होना बेरोजगारी है, अथवा रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद जब किसी व्यक्ति को काम ना मिले तो वह बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। 64 नंबर, ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक ना हो तो उस व्यक्ति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं या ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। अगला अनैच्छिक बेरोजगार क्या है या अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर हो परंतु उसे उस मजदूरी दर पर भी कार्य ना मिले तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है?
औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी की प्रकृति कैसी होती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी की प्रकृति दीर्घकालीन होती है। 67 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68 नंबर, विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है? तो विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। 69 नंबर, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। 70 नंबर, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा किसने दी? तो प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा दी। छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? किसी कार्य में लगे श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जब शून्य या नगण्य होती है तो उसे प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। 68 नंबर को 72 नंबर क्वेश्चन, छिपी बेरोजगारी मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी मुख्यतः भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 73 नंबर, शिक्षित बेरोजगारी क्या है? ऐसे श्रमिक जिनको उनकी योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिलता है उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी विकासशील देशों की प्रमुख समस्या है। इसमें भारत की भी शिक्षित बेरोजगारी जैसी प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? बाजार की मांग दशाओं एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। बाजार की मांग दशाओं जैसे मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से उत्पन्न परिवर्तन को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। 75 नंबर, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो विकसित देशों में घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अगला 76 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार की स्थिति में कौन सी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में रहती है? तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में घर्षणात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में रहती है। अगला 77 नंबर, केन्स के अनुसार विकसित देशों में बेरोजगारी का कारण है? केन्स के अनुसार विकसित देशों में बेरोजगारी का कारण समर्थ मांग या व्यय का अभाव है। 78 नंबर क्वेश्चन, श्रम शक्ति किसे कहते हैं? श्रम शक्ति का तात्पर्य किसी देश में 15 से 65 आयु वर्ग के रोजगार युक्त तथा बेरोजगार तथा रोजगार की तलाश कर रहे व्यक्तियों की संख्या से है। अगला 79, भगवती समिति का संबंध है। तो भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी मापन से है। 80, भगवती समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1973 में भगवती समिति का गठन किया गया। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 81 नंबर, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन संस्था जारी करती है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है। 82 नंबर क्वेश्चन, भगवती समिति ने बेरोजगारी मापने के लिए कितनी धारणा बताई? तो भगवती समिति ने बेरोजगारी मापने के लिए 3 धारणा बताई। कौन कौन सी धारणाएं हैं? सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति। अगला क्वेश्चन, भगवती समिति ने कौन कौन सी 3 धारणाएं बताई? तो पहली धारणा सामान्य स्थिति, दूसरी चालू साप्ताहिक स्थिति और तीसरी दैनिक स्थिति। ये ध्यान रखना, इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में वो भी दे देता है उनके में से कौन सी अवधारणा नहीं है। तो चालू मासिक स्थिति जो है भगवती समिति ने नहीं बताई थी। अगला 84 नंबर, श्रम और रोजगार निर्धारण हेतु मानक वर्ष किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो मानक वर्ष 6ठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, मानक वर्ष क्या है? तो 8 घंटे प्रतिदिन तथा 273 दिन को मानक वर्ष माना गया है। 273 दिनों तक 8 घंटे कार्य करने वाले व्यक्ति को पूर्ण रोजगार माना जाता है। अगला 86 नंबर, जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी? तो जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जॉन मेनार्ड किन्स है, जिन्होंने 1936 में इस किताब की रचना की। 87 नंबर, व्यापक गरीबी क्या है? जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न्यूनतम गरीबी से वंचित रहता है और केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है तो उससे क्या कहते हैं? व्यापक गरीबी कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति जब या समाज का एक निश्चित वर्ग जब केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करे तो उससे क्या कहते हैं? व्यापक गरीबी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, NSSO का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। 89, NSSO का नाम बदलकर क्या किया गया? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का नाम बदलकर कर दिया गया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जगह ऑफिस कर दिया गया है।
90 नंबर क्वेश्चन, NSSO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो NSSO की स्थापना 1950 में की गई। अगला 51 नंबर, भारत में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भारत में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। अगला 92, NSSO का मुख्यालय कहाँ है? तो NSSO का मुख्यालय कोलकाता में है। 93, 2022 में बेरोजगारी की दर कितनी थी? तो 8.3% बेरोजगारी की दर थी। 94, 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रतिशत किस राज्य में है? तो हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। 95, बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगला 96, कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण वह अवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थों जैसे भोजन अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और यह एक गंभीर स्थिति है। 97, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुपोषण मापने के क्या तरीके हैं? तो यूनिसेफ और विश्व बैंक ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुपोषण मापने के कई तरीके बताए हैं। तो पहला तरीका, जन्म से 1 माह के अंदर बच्चे का वजन अल्प वजन मापक या कम वजन होता है तो उसे क्या कहेंगे? कुपोषण से ग्रसित है। इसके अलावा बालक की लंबाई तथा वजन का अनुपात या नाटापन अगर बालक में दिखाई दे तो उससे क्या कहेंगे? कुपोषण का शिकार है। और इसके अलावा निर्बलता, ये कुपोषण के 3 मापक विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने बताए। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कुपोषण मापने के लिए कितने वर्ष की आयु निर्धारित की गई है? तो भारत में कुपोषण मापने के लिए 0 से 5 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन 99, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 107वां है। अगला नंबर 100 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत किस श्रेणी में है? तो भारत गंभीर भुखमरी की श्रेणी में आता है जिसका स्कोर 29.1 है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन का अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग गरीबी और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए या गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं या कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन योजनाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से गरीबी निवारण के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास योजना, कौशल विकास योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, श्रम सुधार योजनाएं, शहरी अवसंरचना विकास योजनाएं, रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही हैं, महिला एवं बाल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं